अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्विस एकेडमी। तो भाई आज जो है बस मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है। अब मैथमेटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के लिए मैंने बनाए हैं 100 एमसीक्यूज़ और इंशाल्लाह इन 100 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने के बाद मेरे वर्ड पे ध्यान देना। प्रैक्टिस करने के बाद उनको सिर्फ देखना नहीं है, इनको प्रैक्टिस करना है एक दो बार, ताकि फिर उससे थोड़ा बहुत ये बात आपके जहन में बैठ जाए और इंशाल्लाह जब पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो वो इन जैसे ही होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट, और ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, लिमिट है, एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे एरो लगा हुआ है, ए एफ एक्स एच इज रीड एस। ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों नहीं रीड करा, ताकि मैं आपको ऑप्शन बता सकूं। तो भाई इसका जो करेक्ट तरीकेकार है इसको पढ़ने का, वो ऐसे पढ़ा जाता है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच एज एक्स टेंड्स टू या अप्रोचेस टू ए। इस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, जो कि है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच एज एक्स टेंड्स टू ए, या टेंड्स की जगह अप्रोचेस भी हो सकता है, लेकिन इसको सही तरीके से पढ़ने का तरीकेकार ये होता है। वरना स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इज एच, लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच। नहीं, बात गलत हो जाएगी और ऑल ऑफ दिस तो फिर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर माइनस 4। तो लिमिट को सॉल्व करने की सिंपल सी लॉजिक है, उसी का ध्यान में रखना है, नीचे जीरो नहीं आने देना। अगर मैं 2 डायरेक्ट पुट कर दूं तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो आएगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे फिर हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है। लिमिट ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4, सॉरी x प्लस 2, और ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे पहले से लिखा हुआ है x माइनस 2 और यहाँ पे लिमिट है x अप्रोचेस टू 2। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2, तो x प्लस 2 के बराबर है। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 बराबर होता है 4 के। इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, ऊपर लिखा हुआ है 10x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, या देखो 10 cos वगैरह कुछ भी आ जाए ना, तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कि साइन जो भी एंगल है अगर उसको उसी एंगल से डिवाइड कर दें, और उसके लिए शर्त ये है कि एंगल अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर आती है 1 के। हमेशा ना ट्रिग्नोमेट्री में इसी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो 10x लिखा हुआ है, 10x को सिंप्लीफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स ओवर x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अच्छा, इसको लिखने का तरीकेकार ये भी हो सकता है कि साइन x डिवाइडेड बाय x, और साथ में लिख देंगे हम यहाँ पर 1 ओवर कॉस x व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब जैसे मैंने बताया ये वाली वैल्यू आ जाती है तो ये तो बराबर हो जाती है 1 के। ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू बराबर हो गई 1 के। तो यहाँ पर आ जाता है 1 ओवर कॉस x, लिमिट जबकि x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब हम पुट कर सकते हैं, अब 0 के बराबर नहीं होगा तो अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस 0। कॉस 0 बराबर होता है, कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 1। इस वजह से इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होता है डी, 1 के बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। 10 दिया हुआ कुछ भी दिया उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके किसी तरीके से साइन की प्रॉपर्टी बनानी है, और जैसी साइन की प्रॉपर्टी बन जाएगी तो जो कुछ लिखा हुआ नजर आएगा उसको हम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट, लिमिट साइन 5x डिवाइड बाय साइन 7x इज इक्वल टू 0। अगेन मैंने आपको बताया ना तरीकेकार क्या होगा। लेट्स से अगर ये लिखा हुआ है साइन 5x, तो अपॉन में क्या होना चाहिए, ठीक है ना, अपॉन में क्या लिखा होना चाहिए, अपॉन में लिखा हुआ होना चाहिए एंगल कितना है यहाँ पर 5x, तो वही हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा 5x डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 7x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी लिखेंगे 7x, और अगर इधर लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा। और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0। ठीक है ना, तो अभी क्या होगा, सीधा सीधा यहाँ पर साइन के नीचे ये आ जाएगा तो 1 के बराबर होता है, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा साइन लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ जाएगा 5x और नीचे आ जाएगा 7x। ठीक है ना, तो फिलहाल दोनों x से x हो गए कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 5 ओवर 7, तो x तो है नहीं, लिमिट अप्लाई भी कर देंगे तो वैसे लिमिट खत्म हो जाएगी, 5 ओवर 7 आ जाएगा। इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 ओवर 7। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ex माइनस 1 ओवर x, तो ये तो सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है, उसको हमें यूज करना है।
प्रॉपर्टी यही है कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, और जब भी हम फाइंड करते हैं ex माइनस 1 ओवर x, तो ये पूरी वैल्यू बराबर आ जाती है 1 के। तो इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास b इक्वल टू 1। सिंपल प्रॉपर्टी है, इसको याद करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, अगर मैं अभी x की जगह पे 1 पुट कर दूँ तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसका अंदर सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो ये भी नहायत ही आसान है, और एमसीक्यूज के लिहाज से ऐसे ही सवाल होंगे, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती। ऊपर से देखो x कॉमन आ रहा है, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पहले से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिर्फ सॉल्व करना शुरू करना है, अपने आप रास्ता नजर आएगा। कैंसिल, तो फिर अब क्या करेंगे, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1, ये आ जाएगा सीधा सीधा x। लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर अप्लाइंग लिमिट, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। सो राइट आंसर होगा d इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n टू द पावर n, ये पूरी वैल्यू बराबर होती है e के। ठीक है, नेचुरल जो हमारे पास आती है ना e की वैल्यू, यानी कि ln का जो इनवर्स होता है e जो आता है, ये उसके बराबर होती है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है ये। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और ऊपर आ रहा है x प्लस 1, और ये आ रहा है x माइनस 1। अब यहाँ पे सारी की सारी बात ये आ रही है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप कुछ भी कर लें, ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। क्यों अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को? क्योंकि आप x की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, तो x, और ऊपर भी 1 ही पुट कर दोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 ओवर 0 जो है ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है ना, इधर और कोई सोल्यूशन का चांस है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 5 ओवर n टू द पावर n इज इक्वल टू, अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सेम प्रॉपर्टी बताई थी, लेकिन उसमें यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ था सिर्फ e आ रहा था। लेकिन याद रखो, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आ रहा होगा, जैसे कि 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बन जाएगी e टू द पावर 5, जो भी इधर आ रहा होगा ना, वो उसी की पावर बन जाती है। इस वजह से 9 का करेक्ट आंसर होगा e टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 10, वही प्रॉपर्टी आ गई जो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है जी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, ये कब होता है? जब हम एंगल को मेजर करते हैं इन रेडियन। ठीक है ना, ये सिर्फ रेडियन की बात हो रही है, ये और किसी की भी नहीं हो रही है। अगर हम डिग्रीज में पुट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। इस प्रॉपर्टी की सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेडियन में ही पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 11, x टू द पावर a डिस्क्राइब दैट x अप्रोच कर रहा है a को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अप्रोचेस टू और टेंड्स टू a, ठीक है, इज वेरी क्लोज टू a बट नॉट एक्चुअली इक्वल टू a, एक ही बात है। अप्रोचेस भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, टेंड्स टू कहते हैं, तो करेक्ट आंसर दोनों हो जाएंगे, बोथ a एंड b। ठीक है ना, x अप्रोचेस टू a या x इज वेरी क्लोज टू a बट नॉट इक्वल टू a। क्वेश्चन नंबर 12, एक पॉइंट है x1 और y1 और दूसरा पॉइंट है x2 और y2, टू पॉइंट सच दैट p1 से लेके p2 इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन, ठीक है ना, अगर ये पैरेलल हैं x एक्सिस पे, जो दोनों पॉइंट है p1 और p2 ये x एक्सिस पर सेम डिस्टेंस पर है, यानी कि ये जो है वो x1 है, x1 y1 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये x2 y2 है, और ये एक ही लाइन में आ रहा है, x एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये x एक्सिस है तो उसके पैरेलल आ रहा है, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है x1 और x2 जो है ना, वो ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों तो डिफरेंट होंगे, x इधर इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, लेकिन आप गौर से देखो तो जो दोनों के y एक्सिस की हाइट है वो इक्वल आ रही है। इसका मतलब अगर वाकई ये पैरेलल हैं x एक्सिस के, तो y1 और y2 एक दूसरे के बराबर होंगे ही होंगे, और अगर यही पैरेलल होता टू y एक्सिस तो x1 और x2 बराबर आते। क्वेश्चन नंबर 13, इन इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 45 डिग्री, तो उसका स्लोप कितना होगा? ठीक है ना, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री है तो ऐसी सूरत में उसका जो स्लोप होता है वो बराबर होता है 1 के। अच्छा कैसे? तो सिंपल सा जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, उस फॉर्मूले के मुताबिक m जो है वो बराबर होता है, जो स्लोप है वो बराबर होता है tan थीटा के। अब यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है tan 45, तो अगर हम tan 45 मालूम करेंगे बराबर आ जाएगा 1 के, तो स्लोप हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, यही बात कह रहे थे ना कि इंक्लिनेशन अगर 45 डिग्री होगी, थीटा 45 डिग्री होगा, तो स्लोप कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जो पॉइंट है 0, 0, 1, 0, 0, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ, ये वर्टिसेस हैं किस चीज़ के? एक राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल या ऑब्लिक ट्राइंगल। तो इनका एक दूसरे से फासला मालूम करेंगे तो ही बेहतर होगा। पॉइंट ए कर लेते हैं, बी कर लेते हैं और सी कर लेते हैं।
लेट से अगर पहले मैं ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम करना चाहता हूँ, तो ए से बी तक का डिस्टेंस हो जाएगा, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा कर देंगे, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 के बराबर ए बी। और इसी तरीके से जब बी से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, तो बी से सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस ये तो 1 हो जाएगा, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1, और इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो ये मतलब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा √5। फिर फाइनली मालूम कर लेंगे सी से ए तक का फासला। सी से ए तक का फासला मालूम करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास C2A, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये सिर्फ कितना बन जाएगा, बन जाएगा √4 के बराबर। ठीक है जी। तो अभी पता है क्या है, अगर देखें तो किसका किससे कितना फासला बन रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये देख लेते हैं कि h का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है सबसे लंबी हो, तो फिलहाल जो सबसे लंबी साइड है वो √5 है, तो लिख देंगे √5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इन दोनों में से किसी भी एक को कर लो, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 4 के √4 का स्क्वायर प्लस बेस कर देते हैं 1 वाले को, तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 भी बराबर होता है 5 के। तो क्योंकि 5 बराबर आ रहा है 5 के, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर आ रहा है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये वर्टिसेस थे एक राइट एंगल ट्राइंगल के। क्वेश्चन नंबर 15, द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं लाई ऑन, ये कहाँ लाई कर रहे हैं, तो आप एक बात नोट करो, इन सब पॉइंट्स का जो y कंपोनेंट है वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है 0 पे, यानी कि उन्होंने y में कोई फासला तय किया भी नहीं है, y के अंदर कोई हाइट तय की भी नहीं है। तो इसका मतलब वो पॉइंट कुछ यहाँ कहीं पर होंगे ना, 1 2 3 4, ये जो चारों पॉइंट है ये यहाँ कहीं पर लाई कर रहे होंगे, या अगर नेगेटिव में तो उधर लाई कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने y में कोई हाइट कवर की भी नहीं है, इनके सारे y कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब ये लाई कर रहे हैं ऑन x एक्सिस, दैट्स व्हाई राइट आंसर हो जाएगा x एक्सिस। 15, a 0,0 b 3,0 c 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड क्या होंगे, सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें फाइंड करने। तो अगर सेंट्रॉइड को हम g से शो करते हैं, तो g जिसके कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं x, y, तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो सिंपल x1 प्लस x2 प्लस x3, और इसको डिवाइड बाय 3 किया जाता है, कॉमा, और फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी y की, तो बराबर आता है y1 प्लस y2 प्लस y3, और इसको भी डिवाइड कराते हैं 3 से। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा काम करना है, x कंपोनेंट्स को ऐड करना है ताकि दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएं। तो कितना कितना x है, 0 है, दूसरे वाले का 3 है, इसका 0 है, अपॉन में 3 आएगा, कॉमा, y कंपोनेंट्स देख लो क्या है, a का y 0 है, और b का y आ रहा है 0 के बराबर, और c का y आ रहा है 3 के बराबर, डिवाइड बाय 3। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/3, कॉमा 3/3, कैंसिल होने के बाद ये भी बना जाएगा, ये भी बना जाएगा, तो इसका मतलब इसके सेंट्रॉइड आएगा 1,1 पे, और वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1,1। क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस अभी काफ़ी मरता मालूम करा, लेकिन वो एमसीक्यूज में अलग से भी दिया जा सकता है। लेट से अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मैं ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम करना चाह रहा हूँ, तो डिस्टेंस फार्मूला जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, उसके मुताबिक y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, और x हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बराबर आएगा 2 के। इसका मतलब हमारा क्लियर आंसर होगा B = 2। क्वेश्चन नंबर 18, पॉइंट्स है 1, -1, 2, -2, 4, -4 R। ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, ये कोलिनियर हैं, यानी कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, नॉन कोलिनियर हैं, अलग हैं, ये डिफरेंट 3 लाइन्स हैं या वर्टिसेस हैं किसी भी ट्राइंगल के। तो लेट से अगर यहाँ पर हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये दे रहे हैं x और -1, x तो प्लस का 1 है और y माइनस का 1 है। लेट से ये पॉइंट यहाँ कहीं पर आ जाएगा, फिर कह रहा है कि x जो है वो इसका 2 है, 2 यहाँ कहीं पर स्ट्रेट करके आ जाएगा, और इसका -2 इधर कहीं पर आ जाएगा। इसी तरीके से 4 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, और फिर y का -4 आ जाएगा,
तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं उनकी तरतीब बता रही है कि दे आर कोलिनियर यानी कि सेम लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 19, अगर एक पॉइंट O है 0,0, पॉइंट A है 4,6, ये दो पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो इससे आसान क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा भाई। मिड पॉइंट, लेट से अगर पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट और A का मिड पॉइंट जो है वो B के बराबर है, जिससे कोऑर्डिनेट x, y होंगे, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, सीधा सीधा। तो क्या करेंगे, 0 प्लस 4 अपॉन 2 x के लिए आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा कॉमा, y के लिए क्या बनेगा, y के लिए बन जाएगा 0 प्लस 6 ओवर 2, तो 4 अपॉन 2 कॉमा 6 अपॉन 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So the midpoint of these points are 2, 3. 2, 3 is this. Question number 20. The distance of any point P x, y from the origin. Origin से फासला कितना होता है, तो याद रखिए origin से अगर कभी फासला मालूम करेंगे, लेट से ये पॉइंट है पॉइंट P जिसे कोऑर्डिनेट्स हमें बताए जा रहे हैं x, y। ओरिजिन ये होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। डिस्टेंस मालूम करना है O से लेके P तक का, तो अगर O से P तक का डिस्टेंस चाहिए तो फिर वही बात है, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट से अगर वो r के बराबर है तो आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो सीधा सीधा आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द पॉइंट्स, एक पॉइंट A है, B है, C है, आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर है तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा भाई, अगर 3 पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, इस तरीके से एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो जो एरिया होगा ABC का, तो बेसिकली कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो एरिया कहाँ से होगा उसका। इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। 22. If one of the angles between two intersecting lines is 122 degrees, then the acute angles between the lines is of measure. देखो अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और उनका जो एंगल है 122 बन रहा है, तो एक्यूट यानी कि छोटा वाला एंगल कितना होगा। फॉर एग्जांपल एक है ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है जी, एक ये वाली स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और एक ये वाली स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पे बात क्या कह रहे हैं कि इनके दरमियान का जो एंगल है वो बन रहा है 122 डिग्रीज के बराबर, तो यकीनन इनके दरमियान का कोई ना कोई एक्यूट एंगल भी तो होगा, ये भी तो इन्हीं के दरमियान का एंगल है। तो वो सिंपल सी लॉजिक है। आप देखो जो टोटल एंगल होगा इधर से लेके इधर तक का वो 180 होता है, तो 180 में से अगर मैं 122 निकाल दूं तो अपने आप मुझे छोटा वाला एंगल पता लग जाएगा, समझ रहे हो ना बात। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 122, ठीक है ना, 180 में से माइनस कर देंगे 122 जो कि बराबर आ जाएगा 58 डिग्रीज के। तो इसका मतलब अगर इधर का एंगल 122 है तो एक्यूट एंगल बराबर होगा 58 डिग्रीज के। क्वेश्चन नंबर 23, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 का आ गया, अभी चैप्टर नंबर 3 पर हम पहुंच गए हैं, तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है और पासिंग थ्रू द पॉइंट जो कि इन पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ सिंपल सी एक लॉजिक नजर आ रही है। आप देखें यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ पे भी x-1 है, यहाँ पे भी x जो है वो बराबर है -1 के। तो इक्वेशन वही तो बनती है जहाँ से हम जो है वो डिसाइड कर सकें पॉइंट कैसे लाई कर रहे हैं। तो हर एक में x बराबर आ रहा है -1 के, तो इसकी इक्वेशन भी यही आएगी, x इज इक्वल टू -1। और 2 पॉइंट फॉर्म से सॉल्व करोगे तब भी इसका यही आंसर आएगा, y जो है वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। 2 पॉइंट फॉर्म से भी सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन। लाइन गिवन है, पॉइंट गिवन है, और यहाँ पे पॉइंट टू लाइन वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, अगर हमें जो स्ट्रेट लाइन है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, और जो पॉइंट है वो x1, y1 है, तो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है d इज इक्वल टू, ऊपर आता है ax1 प्लस by1 और प्लस का c ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिलहाल हमारे पास a आ गया 1 के बराबर, b आ गया 1 के बराबर, c आ गया हमारे पास -5 के बराबर, और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 सॉरी, ठीक है जी। तो डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 1, x1 की वैल्यू आ गई 2 प्लस b आ गया 1 और y2 की वैल्यू आ गई 3, फिर आ गया -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट
ए का स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, जो भी लिखा हुआ होता है एक्स के साथ वो होता है ए, और जो वाई के साथ लिखा है वो है बी, और यहाँ पर आ जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 + 3 5, 5 - 5 ओवर यहाँ पर आ जाएगा √2, 5 - 5 0 होता है, √2 इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इसका एक और भी है तरीकेकार फाइंड करने का, अगर मैं इधर पुट कर दूं तो ये सेटिस्फाई करेगा, x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है, b बराबर होगा और ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 0 के। क्वेश्चन नंबर 25, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं और इक्वेशन फाइंड करनी है, तो 2 पॉइंट फॉर्म जो होती है उसको यूज करना पड़ेगा, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 और x - x1, ठीक है, इसको कर देते हैं x1 और y1, ये हो जाएगा हमारे यहाँ से x2 और y2, सो y - y1 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू y2 है 1 - 0 डिवाइड बाय x2 - x1, यानी कि 0 माइनस का 1 और x - x1 हमने कहा है 1 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 - 0 माइनस का 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे यहाँ पे -1 आ जाएगा, और ये है x - 1, तो माइनस का x और प्लस का 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1 नहीं तो x + y इज इक्वल टू 1, सीधा सीधा, ठीक है ना, x + y इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज x + y इज इक्वल टू 1, ये भी है हमारा बी वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, जो एंगल होता है बिटवीन, अगर पेयर ऑफ लाइन, ये जो है ना कंबाइंड इक्वेशन, ये मैंने कंबाइंड इक्वेशन से एंगल किस तरीके से मालूम किया जाता है, तो पहला केस अगर a + b, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाता है, ये हमारे पास a, ये वाली वैल्यू a है, ये जो है वो b है, और ये जो है ना वो h की फॉर्म में है बेसिकली, तो अगर a + b बराबर आ जाता है 0 के, इसका मतलब एंगल बनेगा 90 डिग्री, यानी कि π/2। इसी तरीके से हमारे पास लाइंस के पैरेलल होने का केस है, और लाइंस के पैरेलल होने का केस ये है कि h² बराबर आ जाता है a × b के, अगर h² बराबर है a × b के, ठीक है, और जो h² a × b है ये शो करेगा कि पैरेलल है, ठीक है ना, a को b से मल्टीप्लाई कर दें तो h² की वैल्यू अगर आ रही है तो इसका मतलब ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब हो जाएगा 0 डिग्रीज। इस तरीके से जो है ना एंगल को फाइंड किया जा सकता है। तो सिंपल यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले a + b चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0, जैसे ही 0 आया इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का मतलब होता है π/2, तो इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा a π/2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 27, द 3 लाइंस डिफाइंड बाय द इक्वेशन आर, ये जो तीनों लाइनें हैं ये डिफाइन कर रही हैं किस चीज़ को, कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, कॉन्करेंट हैं या नॉट पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो अगर स्लोप के जरिए मालूम कर सकते हैं तो स्लोप के जरिए मालूम कर लेंगे कि भाई ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। लेट से अगर इस इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा किसके, y बराबर आएगा हमारे पास माइनस का x, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। सबसे पहले इधर जाके x माइनस हो गया और 2 जाके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया समझ लो माइनस का 1/2x, ठीक है। तो ये इसका जो स्लोप है वो कितना आ गया, इसका स्लोप आ गया माइनस का 1/2, ये इसका स्लोप आ गया, ठीक है। इसका स्लोप अगर मालूम करेंगे तो y बराबर आ जाएगा किसके, y बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2x के, तो स्लोप सेम तो नहीं आ रहा, अलग ही आ रहा है। इसका स्लोप मालूम करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस का 3x/5, ठीक है ना। तो ये लाइंस ना तो पैरेलल हैं ना ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर आ रही हैं। अब बारी आई तीसरी, कॉन्करेंसी चेक करने के लिए। कॉन्करेंसी कैसे चेक करते हैं कि जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं कोई सी भी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और उसको जो है वो थर्ड इक्वेशन में पुट करो तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो लेट से अगर इन इक्वेशंस की बात करें, x + 2y इज इक्वल टू 0 और 2x + y इज इक्वल टू 0, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो लेट से सिंप्लीफाई इस तरीके से कर लेते हैं कि x की वैल्यू बराबर कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कराए थे, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y, ठीक है ना, सेम करने के लिए, और फिर सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस का माइनस का 2x कैंसिल, ये हो जाएगा 4y माइनस का y, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर आ जाएगा 0 के। अगर y 0 के बराबर है तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, x + 2y इज इक्वल टू 0, सो x प्लस और ये हो जाएगा 2, y की जगह पे आएगा 0, इसका मतलब x भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं
ये मीट कर रही हैं ओरिजिन पे ना 0,0 पे। अभी जो 0,0 है अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूं और वो सेटिस्फाई कर दे तो इसका मतलब ये है कि वाकई ये कॉन्करेंट है, तो सेटिस्फाई तो करेंगी। इधर पुट कर देता हूँ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो तीसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के कॉन्करेंट हैं। 27 इफ द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये कंबाइंड इक्वेशन बनती है, परपेंडिकुलर है, तो अभी मैंने आपको बताया कि उसके लिए शर्त ये है कि a प्लस b बराबर आ जाता है 0 के। 29 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, दोबारा करते हैं। कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी क्वेश्चन आ सकता है तो उसकी प्रैक्टिस हो। 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ऐसा करो कोई एक इक्वेशन बराबर हो जाए, उससे आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करा दूं मैं, लेट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 3 ज़ार 15x और 5 4 ज़ार 20y इज इक्वल टू 0। इसको 3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 15x, 3 6 ज़ार माइनस का 18y इज इक्वल टू 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट करा दो तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 प्लस 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0। अगर y 0 के बराबर आ गया है तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके, तो इसमें कर लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। y 0 पुट करेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास x भी बराबर आ जाएगा 0 के। अगेन इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 0,0, यानी कि सही आंसर होगा हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 30 द सोल्यूशन ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x इज, ठीक है ना, सोल्यूशन फाइंड करना है। एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए सबसे सिंपल सा तरीकाकार ये होता है कि x की वैल्यूज अलग करो, y की वैल्यूज अलग करो, तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू 1 ओवर x और साथ में आ जाएगा dx। जैसे ही अलग हो जाए वैसे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाता है dy, इधर आ जाएगा 1 ओवर x और साथ में आ गया dx। इधर भी इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, x का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा ln x और साथ में आ जाएगा प्लस c, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन गई कि y बराबर आ गया है ln x प्लस c के, और ये जो कांस्टेंट है ना, क्योंकि ln लगा हुआ है तो ये एक्चुअली ln c के बराबर होगा पूरा का पूरा ना। जब भी हम कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो 2 ln अगर लगे हुए तो ये हो जाएगा ln x इंटू सी, ठीक है ना। 2 प्लस के ln होते हैं तो एक ही मरतबा लिख देते हैं और दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो y इज इक्वल टू ln सी एक्स के बराबर आएगा ये, ठीक है ना, यानी कि b वाले के। तो अगर दो स्ट्रेट लाइंस जो है ना वो इस फॉर्म में हो कि हम जो है वो फाइंड करना चाहें इस तरीके से कि अगर पहली वाली लाइन भी यही है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, दोनों इसी फॉर्म में हो, यानी कि यहाँ पर जो है ना फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि a और x तो जाहिर सी बात है पैरेलल लाइंस है, उनमें इक्वल के बराबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्क आ जाएगा C1 का और C2 का। अगर वाकई ऐसा है तो अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ बिटवीन लाइंस तो वो आ जाएगा C2 माइनस C1, और ये जो C2 माइनस C1 आता है इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और डिवाइड में आता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम पता क्या यहाँ पे एक अहम चीज़ देखेंगे, हम ये अहम चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि d इज इक्वल टू C2 माइनस C1। अब यहाँ पर ना, अब आप नोट करो ज़रा, y तो आ रहा है, ठीक है, x नहीं है, यानी कि सबके अंदर a तो जो है वो 0 के बराबर है, इधर भी a 0 के बराबर है, इधर भी a 0 के बराबर है, ठीक है ना। c कितना आ रहा है आप इसको देख लो, यहाँ का जो c है वो बराबर आ रहा है माइनस के 2 के, और यहाँ का c1 कर लो, और जो c2 है वो बराबर आ रहा है 2 के, इस चीज़ का फर्क है ना। और बाकी b तो आपको नजर आ रहा है, b दोनों के अंदर जो वैल्यू है, इसका b जो है वही 1 के बराबर है, इसका b जो है वो 1 के बराबर है। तो हमें c2 माइनस c1 करना है, c2 है 2 और ये आ जाएगा माइनस, और इधर आ जाएगा माइनस का 2, इसका c1 जो है माइनस का 2 है। पॉजिटिव वैल्यू चाहिए अंडर रूट a का स्क्वायर, a जो है वो 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस b कितना है, b है 1 तो 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 ओवर 1 आएगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 4। तो जो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, बराबर आ गया हमारे पास 4 के। क्वेश्चन नंबर 32 अगेन हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मेथड मैंने आपको बताया, रीअरेंज करो, y की वैल्यूज y के साथ आनी चाहिए, x की वैल्यूज x के साथ आनी चाहिए। जैसे ही आ जाए वैसे ही आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर लो, तो इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये बराबर आ जाएगा किसके, y स्क्वायर अपॉन 2 के,
ठीक है ना, और ये बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी के। ठीक है जी, तो रीअरेंज कर लो, या अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, नहीं डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये इसके साथ भी आएगा और सी के साथ भी आ जाएगा, 2 इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c के बराबर आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c। क्वेश्चन नंबर 33, द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस का 5y स्क्वायर, ठीक है ना, ये कहलाती है जो इक्वेशन है, ये क्या कहलाती है, 3x स्क्वायर माइनस 4xy। देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक में नहीं, एक वेरिएबल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, लीनियर भी नहीं है, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन होती है, जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती है, याद रखिए वो कहलाती है होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है ना, तो सिंपल अगर पूछा जाए कि इक्वेशन कौन सी है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व कितना है एट पॉइंट, ये आ गई स्ट्रेट लाइन, ये आ गया पॉइंट, स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए डेरिवेटिव वाला मेथड सबसे बेहतरीन रहता है, इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 0, वाई का 5 का डेरिवेटिव हो गया 0। नाउ अगर पॉइंट्स पुट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स एट कहाँ पर, एट 1, 2 इसको फाइंड कर रहे हैं, तो फिर ये बन जाता है स्लोप। ठीक है ना, तो स्लोप बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, एक्स की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 के, इस वजह से द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 35, अगर x बराबर है 2t के, y बराबर है t स्क्वायर के, तो dy ओवर dx फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, अगर x बराबर है 2t के, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t के लिहाज से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt होगा, तो 2 एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 आ गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड कर रहे हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx ओवर dt। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू 2t, ये 2t के बराबर आ जाएगा जब t स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। अब सिंपली हमें इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कराना है, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कराओ, तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो ये है हमारे पास dy ओवर dx डिवाइडेड बाय dx ओवर सॉरी dt था, और ये भी आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर वैल्यू आएगी dy ओवर dt की, dy ओवर dt बराबर है 2t के, और यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt भी बराबर आ जाएगा 2 के, dt से dt हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा dy ओवर dx, जो कि बेसिकली मालूम करना था, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा t के। ठीक है, अब t की वैल्यू तो हमें मालूम है नहीं, सो ये dy ओवर dx बराबर आ जाएगा t के। क्वेश्चन नंबर 36, द डेरिवेटिव ऑफ साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और से याद रखिए बात, ये a है, ये भी a है, ये कोई x नहीं है, तो x के लिहाज से अगर इसमें चेंज मालूम करेंगे, तो बेसिकली साइन a खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है, कॉस a खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी मालूम किया जाता है बराबर आता है 0 के। अगर यहाँ पे x लिखा होता, यहाँ पे x लिखा होता, तो फिर बात बिल्कुल अलग होती, फिर हम इसको 10x करते और सॉल्व हम इसको 10x के लिहाज से ही करते, बट फिलहाल क्योंकि कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 37, द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस a डिवाइड बाय साइन a विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, अब इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, अब यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, और अब हम x के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, साइन a तो कांस्टेंट है, तो अगर लेट से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर dx, तो कांस्टेंट को तो बाहर ले जाते हैं, 1 अपॉन साइन a कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस a, जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, तो x का डेरिवेटिव तो बराबर होता है 1 के, और इसी तरीके से a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बाहर लिखा है 1 ओवर साइन a, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर, तो 1 अपॉन साइन a होगा इसका सही आंसर। अगेन वही बात है, a कांस्टेंट है और डेरिवेटिव हमें x के लिहाज से लेना था। 38, द डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो d ओवर dx यहाँ पर आ जाएगा sec इनवर्स x प्लस ये आ जाएगा cosec इनवर्स x,
ठीक है, दोनों का बारी बारी डेरिवेटिव लेना है, तो फॉर्मूला हमें सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा सेक इनवर्स एक्स का, जो कि बराबर होता है 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस फिर कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मालूम करेंगे। तो कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला इसी तरीके से सिर्फ माइनस में होता है, 1 माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। तो द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 39, द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट साइन एक्स। ठीक है ना, ये लिखा नहीं जा रहा था तो इस पे वर्ड पे ना, तो इसको ऐसे करो ई और इधर लिखा हुआ है साइन एक्स। ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ ई एक्स, तो आपको पता है ई एक्स का डेरिवेटिव तो सेम ही रहता है। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ई साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो ऊपर वैल्यू होती है फिर उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, इस वजह से इसका जो डेरिवेटिव बनेगा पूरा क्या बनेगा, ई साइन एक्स आएगा और फिर साथ में आ जाएगा कॉस एक्स, ई साइन एक्स आएगा, ई साइन एक्स आएगा और साथ में आ जाएगा कॉस एक्स। दिस वन, सी इज द राइट आंसर। 40, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स टू द पावर एक्स। ठीक है ना, एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव मालूम करना है। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ ln लेंगे तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये आ जाएगा ln और x टू द पावर x। पावर वाला रूल इस्तेमाल करेंगे, ये पावर इधर आ जाती है तो ये हो जाता है x और यहाँ पर हो जाएगा ln x और हम बात कर रहे हैं ln y की। ठीक है, अब डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो dy ओवर dx जब इसका मालूम करेंगे सबसे पहले ln y का, तो ये आ जाएगा हमारे पास ln का डेरिवेटिव 1 ओवर y और y का अपना डेरिवेटिव dy ओवर dx। ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शन आ गए। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ln का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x प्लस, ठीक है, ln x एज इट इज और x का अपना डेरिवेटिव होता है बराबर 1 के। तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल, इधर आएगा 1 प्लस ln x। ठीक है, और y को इधर मल्टीप्लाई भेज देते हैं, ये हो जाएगा dy ओवर dx। फाइनली y की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स्ट्रा, इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू y की वैल्यू थी x टू द पावर x 1 प्लस ln x, यानी कि हमारा C वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 1 ओवर कोसेक x। 1 ओवर कोसेक x का डेरिवेटिव मालूम करना है। तो सबसे पहली बात, अगर इसको हम y के बराबर सपोज करें तो ये हो जाएगा 1 ओवर कोसेक x। ठीक है ना, कोसेक इज द डेरिवेटिव ऑफ, कोसेक किस चीज का डेरिवेटिव है, सीधा सीधा साइन एक्स, और अगर डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो dy ओवर dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बराबर cos x के, तो इस वजह से आंसर आ जाएगा d cos x। क्वेश्चन नंबर 42, द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। जो नेचुरल होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, यानी कि ex जैसे भी कहा जाता है, एक्सपोनेंट कहा जाता है। ये नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसे हम ln भी लिखते हैं। ठीक है, नेचुरल के लिए the derivative of sin a with respect to x is, sin का डेरिवेटिव sin into sin a, यानी sin का अपना जो एंगल है वो खुद sin a है, a कोई भी कांस्टेंट होता है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x अगर मालूम करेंगे डेरिवेटिव तो d ओवर dx। फाइंड करेंगे तो sin का अपना डेरिवेटिव होता है सबसे पहले cos के साथ आ जाएगा sin a और फिर मल्टीप्लाई में लिखते हैं जो एंगल है उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है sin a खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होके कंप्लीट आंसर बराबर आएगा 0 के। सो d इज इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू a होता तो अलग मामला होता, बहरहाल विद रिस्पेक्ट टू x था। द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है ना, यानी समझ लो ये कोई फंक्शन है, अगर ये u है तो ये भी u के ही बराबर होगा। तो ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u, u का डेरिवेटिव मालूम करना है u के लिहाज से, तो जाहिर सी बात है दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो बराबर आ जाएगा इसका आंसर 1 के, c इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 45, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप यानी कि इसको वो कर लो, डेरिवेटिव ले लो सीधा सीधा। तो अगर ये y है, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx जो कि स्लोप के बराबर होता है। ये आ जाएगा 2x प्लस 3, 1 का डेरिवेटिव 0, दिस इज इक्वल टू 1। सो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, फर्स्ट वन 2x प्लस 3 इज द राइट आंसर। लेट s इज इक्वल टू f ऑफ t, तो उसका डबल डेरिवेटिव कितना होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जो कि फंक्शन है टाइम का, तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव याद रखो। अगर डिस्प्लेसमेंट का एक डेरिवेटिव लेते हैं टाइम के लिहाज से
तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इसको कहते हैं वेलोसिटी। जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे यानी इसका भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ओवर डी टी वी का मालूम करेंगे, तो डी वी ओवर डी टी वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे ए यानी कि एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो ये दो मरतबा डेरिवेटिव ले रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू टी, इस वजह से द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एक्सेलरेशन। 47 to obtain the extreme values we must find the values of x for which, हमें सबसे पहली बात ये कि हमें क्या करना है, हमें एक्सट्रीम वैल्यूज अगर फाइंड करनी है तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि वो जो डेरिवेटिव होता है उसे हम पुट करते हैं जीरो के बराबर। तो ये फंक्शन है जो डेरिवेटिव है उसको हम पुट करते हैं जीरो के बराबर। जब जीरो के बराबर पुट करते हैं देन हम उसको आगे सॉल्व कर पाते हैं टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग, वही बात जो यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने इससे पहले समझाई कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो जीरो के बराबर है, तो इसको क्या कहा जाता है, स्टेशनरी कहलाते हैं, क्रिटिकल कहलाते हैं, दोनों ही कहलाते हैं, स्टेशनरी भी कहलाते हैं और क्रिटिकल भी कहलाते हैं, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 49, द क्रिटिकल और स्टेशनरी नंबर्स व्हिच सैटिस्फाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आर कॉल्ड, अगर कोई भी क्रिटिकल और स्टेशनरी नंबर हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट होता है उसको सेटिस्फाई करते हैं, देन वो वैल्यूज बन जाती हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है ना, अगर क्रिटिकल या स्टेशनरी नंबर्स जो है वो सेटिस्फाई करें हमारी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो कंडीशन है वो फिर एक्सट्रीम वैल्यूज बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इट इज डैश हैपन दैट क्रिटिकल और स्टेशनरी नंबर्स आर इक्वल टू एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, जो क्रिटिकल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो उसके लिए क्या शर्त है कि ये कभी बराबर नहीं होते, बराबर हो सकते हैं, हमेशा बराबर होंगे या नन ऑफ दीज। तो याद रखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो, स्टेशनरी नंबर एक्सट्रीम वैल्यूज के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकते हैं, ऑलवेज और नेवर वाली बात तो नहीं है। 51, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ x डिवाइड बाय ln x, हमें एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है x डिवाइड बाय ln x की। तो कैसे फाइंड करते हैं इसकी एक्सट्रीम वैल्यू, तो पहले डेरिवेटिव मालूम करेंगे, तो डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन यानी कि ln x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x, फिर आता है माइनस आ जाएगा हमारे पास x, और फिर हमें d ओवर dx मालूम करना होगा सेकंड फंक्शन का यानी कि ln x का, और डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर यानी कि ln x का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का डेरिवेटिव 1, तो इधर आ जाएगा ln x माइनस x एज इट इज, ln x का अपना डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x डिवाइडेड बाय ln x, और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो x से x कैंसिल, ln x माइनस 1 आ जाएगा इधर, ln x माइनस का 1 और डिवाइड बाय ln x का हो जाएगा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास पहला डेरिवेटिव। ठीक है ना, वैल्यू फाइंड करनी है तो कंडीशन क्या है, f डैश ऑफ x को 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो ln x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय ln x का स्क्वायर, इसको बराबर करना होगा 0 के, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएगा ln x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इधर जाके 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ln x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ln खत्म करना है तो दोनों तरफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे तो ln कैंसिल, इधर x आएगा और इधर एक्सपोनेंट की पावर आ जाएगी 1, यानी कि सीधा सीधा e भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो बेसिकली बराबर आएगी e के, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52, अगर एक लाइन का स्लोप जो है वो 2 के बराबर है, तो एक ऐसी लाइन का स्लोप जो कि उसके परपेंडिकुलर होगी तो कितना होगा। तो देखो अगर दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप जो है वो बराबर होता है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है बराबर होता है -1 के। यानी कि अगर आपको एक का स्लोप पता है और आपको दूसरे का स्लोप मालूम करना है तो वो उसका होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो क्योंकि ये 2 है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा -2, और -2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 यानी कि बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। 53, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ग्रेडियंट ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 बिकम्स 4, यानी कि जो ग्रेडियंट है डेरिवेटिव है 4 के बराबर आ जाए तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फंक्शन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2x प्लस 0, 2x आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं कि जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर आ रहा है, dy ओवर dx, जो ग्रेडियंट कहलाता है वो बेसिकली बराबर आ रहा है 4 के। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x बराबर आ जाएगा 4/2, तो 4/2 पुट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 2 आएगा, और बेसिकली उसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे इसके डेरिवेटिव में पुट कर दो, तो 2 × 2 इसका डेरिवेटिव बराबर आ जाएगा 4 के।
इजीली फाइंड कर सकते हैं। 54 ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू, ठीक है, बहुत ही कॉमन सा सवाल है। तो लेट यहाँ पे जो y है वो बेसिकली बराबर है अंडर रूट एक्स के, ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें y की वैल्यू मिल गई तो जो भी वैल्यू हमने ली है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, इसका मतलब होता है x टू दी पावर हाफ, इस तरीके से होता है ना। जब मालूम करेंगे dy ओवर dx, तो dy ओवर dx बराबर आ जाएगा 1/2 और x की पावर हो जाएगी हाफ -1 यानी कि -1/2। इसको लिखने का तरीकेकार होता है 1/2 लिखेंगे, ठीक है, और इसी के साथ हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स में। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास dy ओवर dx की, ठीक है ना। x ये y ये आ गया था, dy ओवर dx हमारे पास ये आ गया। अब जैसा कि हम जानते हैं अगर चेंज मालूम करेंगे, यानी कि जो चेंज आ रहा है y के अंदर वो सीधा सीधा क्या है कि जो भी डेरिवेटिव है dy ओवर dx, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे डेल्टा x से, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारे वैल्यू क्या बनेगी, जैसे ही मुझे चेंज मालूम करना है तो चेंज बराबर हो जाएगा dy ओवर dx की वैल्यू यानी कि 1/2 और ये आ गया अंडर रूट एक्स और साथ में आ जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है, पूरी की पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अप्रोक्सीमेशन क्या है, अप्रोक्सीमेशन ये है कि सीधा सीधा हमें इनको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ x प्लस डेल्टा एक्स, तो सीधी सी बात ये है कि मुझे y प्लस डेल्टा y मालूम करना पड़ेगा। y प्लस डेल्टा y का मतलब हो गया y की अपनी वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी अंडर रूट एक्स, और जब डेल्टा y फाइंड करेंगे तो डेल्टा y जो है वो बराबर आया है इसके प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स के, और साथ में क्या लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है डेल्टा एक्स। तो सिर्फ हमें आंसर मैच करना है, अंडर रूट वाई प्लस आ रहा है, अंडर रूट वाई प्लस आ रहा है, और यहाँ पर 2 भी आ रहा है और डेल्टा एक्स आ रहा है, यानी कि सी सही आंसर है, अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स और साथ में आ गया डेल्टा एक्स। 55 द एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो, जीरो का एंटी डेरिवेटिव मालूम करना है। तो किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है, 2 का 3 का कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो जीरो का जब भी एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आंसर बराबर आएगा कांस्टेंट के। क्वेश्चन नंबर 56 द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 ओवर y ln y, और ये आ जाएगा dy इज, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रीअरेंज कैसे करोगे, ज़्यादातर जो एमसीक्यूज है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो जाती है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा होता है। तो देखो इसको लिखने का तरीकेकार ये भी हो सकता है 1 ओवर y ऊपर लिख दें और नीचे लिख दें ln y, और यहाँ पर आ जाएगा dy। तो देखो जैसे ही नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है, ln y का अपना डेरिवेटिव होता है 1 ओवर y, तो अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है तो सीधा सीधा हम उस फंक्शन के साथ ln लगाते हैं, ठीक है ना भाई। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है ना, अगर नीचे कोई फंक्शन लिखा हुआ है और ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, हम ln लगाते हैं, वो फंक्शन लगाते हैं, फाइनली प्लस सी करना है तो प्लस सी कर देंगे। तो इसका मतलब इसके आंसर में ln तो आएगा लेकिन ये पूरा फंक्शन आएगा, तो इसका फंक्शन खुद क्या है ln y और फिर आ जाएगा प्लस सी। तो ln y प्लस सी, ये आ गया ln y प्लस सी। 57 द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन sec y tan y इज, तो आप याद कीजिए ये किस चीज़ का डेरिवेटिव होता है, उससे सीधा सीधा पता लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ sec x का तो वो बराबर आता है किसके, sec x इंटू टेन एक्स के। तो अब यहाँ पे इसका इनवर्स कह रहे हैं, तो एंटी डेरिवेटिव एक्चुअली किसके बराबर आ जाएगा, सीधा सीधा बराबर आ जाएगा sec x के, लेकिन ये y का फंक्शन था तो हमारे पास आंसर आना चाहिए sec y प्लस c के, ठीक है ना, इसके बराबर आना चाहिए। 58 द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, ln मतलब पावर आ रही है हमारे पास वेरिएबल में तो यकीनन ln के जरिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट u बराबर है 4 टू दी पावर y के, ठीक है, तो ये पहले नीचे लाना पड़ेगा, तो इसको दोनों तरफ ln लेंगे, ये आ जाएगा ln u इज इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी किसकी, ln फाइंड करेंगे किस चीज़ का, y 4 टू दी पावर y, और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, y इधर आ जाएगा ln 4 और इधर लिखा हुआ है ln u, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, जो सपोज करते हैं उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा विद रिस्पेक्ट टू y, इसको फाइंड करना पड़ेगा ना, ये आ जाएगा 1 ओवर u, और u का अपना डेरिवेटिव du ओवर dy के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, y का अपना डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ln 4। तो du ओवर dy इज इक्वल टू, ये u उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में आ जाएगा ln 4,
ठीक है, तो दो चीजें आ गई यहाँ पर ना, तो अलग कर लो, तो डी वाई की वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारे पास किसके, डी यू ओवर यू आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा एल एन, कितना था, एल एन था यहाँ पर 4 के बराबर। ठीक है ना, तो डी वाई की वैल्यू भी आ गई, और ये हमारे पास वाई की अपनी वैल्यू भी आ गई है। ठीक है ना, किसके बराबर है, तो फंक्शन कुछ इस किस्म का था ना कि यहाँ पे लिखा हुआ था इंटीग्रेट हमें करना था 4 टू दी पावर वाई, ऐसा लिखा हुआ था, और फिर यकीनन वाई के लिहाज से कर रहे थे। ठीक है ना, तो अब इसकी जगह पर आ जाएगा हमारे पास पूरा का पूरा u, और dy की जगह पर dy की वैल्यू आ जाएगी du ओवर u, और साथ में लिखा हुआ है ln4। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमेशा ऐसे केसेस के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर u से u कैंसिल हो जाता है, और बाहर जाके ये हो जाएगा ln4 के बराबर, यानी कि इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा u और मतलब सॉरी du को, तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास ln4, और इधर आ जाएगा सीधा सीधा कैंसिल होने के बाद x, सॉरी डी यू है ये, तो u आ जाएगा सीधा सीधा। फाइनली u की वैल्यू रिप्लेस करा दो, इसका आखिरी आंसर इधर लिख देते हैं, तो 1 ओवर ln4 होगा इधर। ठीक है, और u की अपनी वैल्यू क्या थी, 4 मल्टीप्लाई में 4 टू दी पावर y, और इंटीग्रल फाइंड किया तो प्लस c तो आएगा ही आएगा, इधर भी प्लस c आ जाएगा। तो ये हमें लिखा हुआ ढूंढना है यहाँ पर, तो ऊपर आ रहा है 4 टू दी पावर y ln4 प्लस c है, c वाला सही आंसर है। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 58। 59 पर आ जाते हैं। 59 पर हमें क्या नजर आ रहा है, 59 पर है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब ये है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और ये लिखा हुआ है 3z माइनस 8, इधर आ रहा है 5, और यकीनन विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ हो तो हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं ना, अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है और उसी का डेरिवेटिव उसके साथ लिखा हुआ है, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, उस फंक्शन की जो भी पावर होती है उस पावर में एक प्लस करते हैं, और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। अब 3z माइनस 8 का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 8 का डेरिवेटिव 0, 3z का डेरिवेटिव 3 होना चाहिए। इसका मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3z माइनस 8 पावर 5 dz। ठीक है ना, ये 3 समझ लो, इसके साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव इसके साथ लिखा हुआ है, तो सिर्फ बाहर बचेगा 1/3, और पावर 3z माइनस का 8, 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 6 प्लस सी, 3 6 18, तो 1/18, ये आ जाएगा 3z माइनस का 8, और इसकी पावर हो जाएगी 6 प्लस का सी, 1/18, 3z माइनस 8 पावर 6, ये वाला सी वाला 3z माइनस 8 टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर 60 द वैल्यू ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है, इतना लंबा सवाल अगर कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा तो आपके जहन में क्लिक करना चाहिए डेरिवेटिव बराबर में है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, या फिर कुछ हो सकते हैं लंबे वाले। फिलहाल आप नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ढूंढो, नजर आ जाएगा सीधा सीधा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव मालूम करूंगा तो ये हो जाएगा 4y3 माइनस 2 2 4y3 का डेरिवेटिव 0, यानी कि ये जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है, तो सीधी सी लॉजिक है, इससे पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि नीचे वाले फंक्शन के साथ ln लिख देते हैं। इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए ln y4 माइनस 2y स्क्वायर प्लस का 3 प्लस c, ये ढूंढना आपने, माइनस 2y स्क्वायर यही वाला लिखा है c। क्वेश्चन नंबर 61 द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा 3, और साथ में लिखा हुआ है cos x dx। अगेन वही बात है, जब हम x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट्स तो बाहर होने चाहिए, तो साइन अल्फा की पावर क्यूब, ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला गया, और cos x और dx फाइंड करना है। तो cos x का इंटीग्रल फाइंड करना है, cos x का इंटीग्रल बराबर होता है साइन के, cos x का इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो ये क्या बन जाता है, साइन अल्फा पावर क्यूब, cos x का इंटीग्रल खुद बराबर है साइन के, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस c। तो ये हमें लिखा हुआ ढूंढना है, यही है पहला डी वाला, सॉरी। 62 द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर का तो चांस नहीं है। अब ये देखो कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y का अपना डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है जिसकी कुछ भी समथिंग पावर है और हमें उसे इंटीग्रेट करना है इस तरह से कि उसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो बराबर में लिखा हुआ है, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, उस फंक्शन की जो पावर होती है उसमें एक प्लस करते हैं, उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें एक पावर प्लस करनी है, उसी पावर से डिवाइड करना है, यानी डिवाइड बाय 5 करना है। y स्क्वायर प्लस y प्लस 5 डिवाइड बाय 5 प्लस c, दिस वन।
क्वेश्चन नंबर 63, द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, ये जो लिखा हुआ है 2x माइनस 1 और नीचे एक x लिखा हुआ है और एक x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, पता चला यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन देख रहे हो तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है, a और x प्लस बी डिवाइड बाय x माइनस 1। इस तरीके से इसका पार्शियल फ्रैक्शन बन सकता है। 64, द वैल्यू ऑफ कॉट x, कॉट 45 डिग्रीज ln साइन x, और ये आ गया dx इज, तो भाई सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें तो बाहर लिखो ताकि थोड़ा सा क्लियर नजर आना शुरू हो जाए। तो कॉट 45 डिग्रीज एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ऊपर लिखा हुआ है कॉट x और नीचे लिखा हुआ है ln साइन x, ठीक है ना। अब फिर मैंने बोला कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ढूंढना है आपने, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ढूंढोगे तो अपने आप जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब नीचे लिखा हुआ है ln साइन x, ln साइन x का अपना डेरिवेटिव बराबर होता है 1 ओवर साइन x के, ठीक है ना। और साइन का अपना डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन का अपना डेरिवेटिव होता है कॉस, तो इनटू आ जाएगा कॉस x, और cos डिवाइड बाय साइन क्या होता है? cos डिवाइड बाय साइन होता है cot। बात समझ गए ना? पहले ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन x, साइन का अपना डेरिवेटिव आ गया cos x डिवाइड बाय साइन x, ये cot x है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ना ऊपर लिखा हुआ है, जब भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा होता है तो हम ln लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा cot 45 डिग्रीज और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो सीधे से जब इंटीग्रेट करते हैं तो ln साइन x, ये तो फंक्शन है, बस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो हम जो है वो ln लिख देते हैं, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा ln साइन x प्लस c, ठीक है ना। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना cot 45 की अपनी वैल्यू बराबर होती है 1 के, तो इसको तो छोड़ ही दो, ln साइन x प्लस c, ln साइन x प्लस c, दिस 65, द वैल्यू ऑफ x dx, और नीचे आ रहा है कांस्टेंट माइनस वेरिएबल और कांस्टेंट है 2, तो ऐसी सूरत में तो हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है कि कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। तो अगर फॉर्मूले के तहत चलें तो इंटीग्रल अगर लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x और आ रहा है हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो बराबर होता है 1 अपॉन 2a, यानी कि जो भी कांस्टेंट है वो लिखना पड़ेगा, और साथ में आता है ln, और ऊपर आती है वैल्यू ऑफ प्लस और नीचे आती है वैल्यू ऑफ माइनस। और अगर वेरिएबल होता है, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, तो ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस आता है। तो यहाँ पे a बेसिकली है क्या? यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर बनेगा ना, तो इसका मतलब a जो है वो 2 के बराबर है। तो अगर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूँ यहाँ पे तो बनेगा 1 ओवर 2, a की जगह पर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा ln, a की जगह पर आएगा 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी पूरा हो गया, यहाँ तक का है सिर्फ ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स और प्लस c, 2 2 ज़ार 4, तो 1 ओवर 4 ln, ऊपर आएगा 2 प्लस एक्स, नीचे आएगा 2 माइनस एक्स प्लस c, तो मिला कहीं 1 अपॉन 4 ln, ऊपर प्लस की वैल्यू नीचे माइनस की वैल्यू प्लस c, दिस वन। 66, द वैल्यू ऑफ दिस इज, हमें फाइंड करना है वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, ठीक है ना। उसी से इसको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, ताकि फिर डायरेक्टली फार्मूला इस्तेमाल कर दें। अच्छा प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, आपने हो सकता है याद किया हो कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर। तो लेट यहाँ पे अगर सपोज कर लें u के बराबर x प्लस 2 को, तो ये हो जाएगा du ओवर dx और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, इसका मतलब du बराबर आएगा सीधा सीधा dx के, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे रिप्लेसमेंट कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा सीधा सीधा du ओवर, ये आ जाएगा u का स्क्वायर प्लस 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि हमें इस्तेमाल करना है tan इनवर्स को, तो फॉर्मूला इधर मेंशन कर दूं, फॉर्मूला होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a और प्लस c, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्या बन गया, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर a का मतलब आएगा हमारे पास 2, फिर आ जाएगा tan इनवर्स x की जगह पर आएगा u ओवर a कितना है, a है बराबर 2 के, और आ जाएगा प्लस c। फाइनली u की जगह पे u की वैल्यू को रिप्लेस कराओ, तो tan इनवर्स u की जगह पर u की वैल्यू जो कि थी x प्लस 2 अपॉन 2, और ये आ जाएगा प्लस c। अगर और सिंप्लीफाई नहीं करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ये रहा हमारे पास c, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस c। 67, द इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ fx इज इक्वल टू ln x इज, ठीक है ना। हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है ln x का, तो इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ता है विद बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेट करना है हमें ln x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूल ये कहता है पहले लोगैरिथम, फिर इनवर्स, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और आखिर में एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास u, पहला फंक्शन कौन सा बनेगा,
पहला फंक्शन ये बनेगा, दूसरा फंक्शन ये बनेगा। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू x, फॉर्मूला क्या होता है, u इंटीग्रल v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल v विद रिस्पेक्ट टू x, और फाइनली आता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर फर्स्ट फंक्शन हमारे पास आ जाएगा ln x लिखा हुआ है, और इंटीग्रेट हमें करना है dx को, माइनस इंटीग्रल d ओवर dx, और साथ में आ रहा है u जो है वो खुद बराबर था ln x के, और फिर इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सॉल्व करके भी x के लिहाज से करना है। ये आ जाएगा ln x, इसका अपना डेरिवेटिव होता है x, माइनस इंटीग्रेट बाद में करेंगे, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x इंटू डी एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल x आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x से x कैंसिल, ln x इंटू x माइनस डी एक्स का इंटीग्रल, ये आ जाएगा x के बराबर। तो x को कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ तो ऐसे लिख देंगे प्लस का c, आंसर आ जाएगा तो x ln x माइनस x प्लस c, x ln x माइनस x प्लस का c। 68 द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के आगे अब रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज। ठीक है, तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा ना, इसको आप कंपेयर करें x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे कंपेयर करो तो सीधा सीधा हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी। h बराबर आ रहा है हमारे पास 1k और k बराबर आ रहा है हमारे पास 2k, तो इसका मतलब सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,2 दिस वन। Question number 69, if x square plus y square is equal to 4 represent a circle then the point lies। ठीक है, तो हमें पता है अगर इस पॉइंट को मैं इस लाइन में पुट कर दूं और आंसर ग्रेटर देन आ गया, समथिंग ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर आंसर आ गया ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब लाई करता है अबव, अगर आ गया इक्वल टू 0 तो ऑन द लाइन, और अगर आ गया लेस देन 0 तो वो आ जाएगा बिलो द लाइन। इसको इसकी जगह पुट करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑन द लाइन बात हो रही है सारी की सारी, यहाँ पे ऑन द सर्किल लाई कर रहा हूँ, ये आ गया। अच्छा, सर्किल की बात हो रही थी, सॉरी मैंने इसको स्ट्रेट लाइन के लिहाज से बता दिया। अब ये अबव नहीं होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि अगर लाइन नहीं है और सर्किल है तो ये आउटसाइड की बात है, बिलो की जगह पर आएगा इनसाइड, स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है और ऑन ये है। ठीक है ना, सॉरी मैंने क्वेश्चन में सर्किल देखा नहीं, इस वजह से स्ट्रेट लाइन के लिहाज से बता दिया। द इक्वेशन, ये इक्वेशन आ रही है प्रेजेंट सा। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये सर्किल को शो कर रही है, हाइपरबोला को, पैराबोला को। तो मैं आपको बात बताऊं, अगर x और y दोनों के स्क्वायर स्क्वायर मौजूद हैं तो इसका मतलब कोनिक सेक्शन है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, मतलब उसमें x या y लिखा होता है, लीनियर होती। अगर तो दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं, अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं तो इसका मतलब ये एक सर्किल को शो कर रहा है। अगर ये वैल्यूज डिफरेंट हो या एक x ना हो y ना हो तो पैराबोला होंगे, वो आगे MCQs के अंदर डिस्कस हो जाएगा। इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्किल। 71 इन द इक्वेशन ऑफ द सर्किल देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग। जो सर्किल की इक्वेशन होती है उसके अंदर कौन सी टर्म नहीं होती, कोई भी x और y की टर्म नहीं होती, x इंटू वाई की टर्म होती है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। 72 द रेडियस ऑफ द सर्किल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। यहाँ पर हमें फाइंड करना है रेडियस, कि रेडियस कितना बनेगा। तो याद रखो, अगर तो ये कॉन्स्टेंट्स नहीं लिखे हुए होते तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता, लेकिन फिलहाल ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है दरअसल ये r का स्क्वायर लिखा हुआ है। r के स्क्वायर का मतलब हो गया, अगर सिर्फ r लिखेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट बराबर आ जाएगा 4 के। इस वजह से सर्किल का रेडियस 4 के बराबर है, वरना अगर ये कॉन्स्टेंट्स नहीं होते तो फिर c की वैल्यू होती, c से हमें कैलकुलेट करना पड़ता। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब ये एक सर्किल है, इसका डायमीटर की वैल्यू चाहिए, डायमीटर से पहले रेडियस निकालना पड़ेगा ना। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, 2 कॉमन लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो आप देख लो ये r का स्क्वायर है तो r बराबर आ जाएगा 2 के, और अगर r 2 के बराबर है तो याद रखिए डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर।
तो ट्वाइस ऑफ 2 खुद बराबर होता है 4 के। बी। क्वेश्चन नंबर 74, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्किल। एक सर्किल है और वो कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी और वो कॉर्ड जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है 1,3 से। तो एक बात मैं आपको बताऊं यहाँ पर, सबसे पहले तो आप जो है ना इस सर्किल का सेंटर फाइंड करें। सेंटर के लिए सिंपल सी बात है, हमें जी और एफ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जी की वैल्यू कहाँ से मिलती है? जी की वैल्यू मिल जाती है जो एक्स वाली टर्म होती है इसको डिवाइड बाय 2 कराते हैं। डिवाइड बाय 2 कराने का मतलब जी की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर। ठीक है, ये आ गया -1। इसी तरीके से जब हमें एफ की वैल्यू चाहिए होती है तो वाई वाली वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कराते हैं तो ये -3 आ जाएगा। तो जी की वैल्यू अगर -1 और एफ की वैल्यू -3 है तो इसका मतलब जो सेंटर है वो हो जाते हैं 1,3। तो अब समझने वाली बात यह है कि ये जो सर्किल है इसके सेंटर से ही वो कॉर्ड पास हो रही है। ठीक है ना, देख लो लिखा हुआ 1,3 से पास हो रही है और 1,3 जो है ना उस सर्किल का सेंटर ही है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये है 1,3। ठीक है ना, और जो कॉर्ड है, कॉर्ड कहते हैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को जो सर्किल के 2 पॉइंट्स को मिलाए, उसे हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है ना, जैसे कि ये 2 पॉइंट्स हो गए और जब वो कॉर्ड पास होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहा जाता है डायमीटर। तो एक्चुअली सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें जो है वो लेंथ फाइंड करनी है इसके डायमीटर की, और डायमीटर की लेंथ फाइंड करने के लिए रेडियस को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने बताया जब भी इस फॉर्म के अंदर होती है तो ये लिखा हुआ होता है आर का स्क्वायर। तो अगर आर का स्क्वायर 9 है तो इसका मतलब सिंपल सी लॉजिक ये हो गई कि आर बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, और डायमीटर की वैल्यू, डायमीटर होता है रेडियस का ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ 3 ये हो जाएगा बराबर 6 के। तो फिलहाल जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो बराबर होगी बी 6 के। क्वेश्चन नंबर 75, इफ अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल देन फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ। अगर एक पॉइंट पी सर्किल से बाहर लाई कर रहा है, ये सर्किल है और ये पॉइंट पी जो है वो सर्किल से बाहर लाई कर रहा है, तो याद रखिए इससे हम हमेशा 2 टेंजेंट बना सकते हैं। एक टेंजेंट यहाँ से इस पॉइंट को टच कर सकता है और दूसरा टेंजेंट जो है वो यहाँ से इस पॉइंट को टच करता हुआ जा सकता है। और अगर कोई भी पॉइंट सर्किल पर लाई करता है तो उससे एक टेंजेंट बनता है, और अगर सर्किल के अंदर लाई करता है तो वहां से कोई भी रियल टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फिलहाल याद रखिए क्योंकि आउटसाइड लाई कर रहा है तो 2 टेंजेंट्स टू द सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल गिवन इन द फिगर। इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी है। यहाँ पे h और k की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू जो है बराबर है 2 के। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h और k की वैल्यू तो हमें मिल गई, अभी हमें चाहिए रेडियस। रेडियस होता है a से लेके c तक का डिस्टेंस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस ये हो जाएगा बराबर 0 के। तो इसका मतलब रेडियस बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक है, तो रेडियस अगर 2 के बराबर होगा तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 और यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y माइनस के आया है 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये चाहिए बेसिकली ना हमें, एक्स स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस वन डी। क्वेश्चन नंबर 77, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। अगर यही वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो सर्किल क्या बनेगा? और मैं आपको याद दिलाऊं, ये वैल्यू दरअसल बराबर है रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। तो अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब रेडियस 0 के बराबर है, और जिस सर्किल का रेडियस 0 के बराबर होता है वो दरअसल बन जाता है एक सिंगल पॉइंट, इस तरीके से। 78, द इंटरसेक्शन ऑफ अ कोन विद प्लेन गिव्स। कोनिक सेक्शन देता है जब ये हम इंटरसेक्शन निकालते हैं एक प्लेन का किसी राइट सर्कुलर कोन के साथ, तो जो हमें मिलते हैं वो कहलाते हैं कोनिक सेक्शंस। और अगर वो पास होती है फ्रॉम द एपेक्स, जो उसका सेंटर पॉइंट होता है, तो पॉइंट मिलता है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे उसको बताया नहीं गया, तो कोनिक सेक्शन इज द राइट आंसर। 79, द कोनिक इज अ पैराबोला, तो वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी इज। याद रखिए अगर एसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है तो इसका मतलब वो बन जाता है पैराबोला। ठीक है ना, अब वो पैराबोला की बजाय एलिप्स के लिए पूछ लें, हाइपरबोला के लिए पूछ लें। अगर एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है तो ये चीज़ बन जाती है एलिप्स। अगर एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो ये बन जाता है हाइपरबोला। तो फिलहाल पूछा वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी इज, सो राइट आंसर हो जाएगा इक्वल टू 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 80, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स निकालना है।
तो फिलहाल तो अगर आपको वर्टेक्स फाइंड करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 और x माइनस एच होता है। अब यहाँ पे सीधी सी टर्म आ रही है, ना h की कोई टर्म है ना k की कोई टर्म है, ना यहाँ पे k होता है यहाँ पे h होता नहीं है, तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स लाई कर रहा है ऑन 0,0। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, इसका मतलब ये लाई कर रहा है एट दी ओरिजिन, सही ना, 0,0 जो होता है। और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं पर होगी। 81 इन द इलिप्स द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो बड़े उससे मिल जाती है, नाम से ही जाहिर है मेजर। तो अगर हमें कभी भी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस चाहिए तो ये इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस अगर छोटा है तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ए का स्क्वायर बराबर आ रहा है 9 के, तो ए बराबर आएगा 3 के। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो बराबर होती है ट्वाइस ऑफ ए के, ठीक है। जब ट्वाइस ऑफ ए के बराबर होती है तो 2 टाइम्स ऑफ 3 इट इज इक्वल टू 6। राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 82, इफ वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स 1,0 है और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मालूम करना है, जबकि ऐसी ही कुछ कहानी है कि द सेंटर ऑफ द इलिप्स लाइज एट द ओरिजिन। अगर मिसाल के तौर पे ये ओरिजिन है तो इलिप्स का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है ना, यहाँ लाई कर रहा है ओरिजिन पे, ठीक है। और यहाँ पर एक फोकस है, यहाँ पे एक फोकस है, तो दोनों फोकाई का डिस्टेंस मालूम करना है जो कि 2c के बराबर होता है। तो अगर कह रहे हैं एक फोकाई लाई कर रहा है 1,0 पर, तो दूसरा लाई करेगा -1,0 पर, ठीक है ना। तो c की वैल्यू बेसिकली 1 के बराबर आ रही है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा 2 के। क्वेश्चन नंबर 83, इन द इलिप्स द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी इज, एसेंट्रिसिटी इसका फॉर्मूला होता है c ओवर a, ठीक है ना। अच्छा, सारी की सारी जो है वो लेस देन 1 आ रही है, इलिप्स में होती ही लेस देन 1 है, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और a क्या होता है, a तो होता है मेजर एक्सिस, बड़ी वाली वैल्यू, तो वो तो आ जाएगा √8 के बराबर। वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर बेसिकली c की वैल्यू चाहिए। c बराबर होता है, यानी कि c का स्क्वायर जो इलिप्स के लिए फॉर्मूला है होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का स्क्वायर है 8, b का स्क्वायर है 6, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 c का स्क्वायर, और इसी की मदद से अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो √2 आएगा, ऊपर आ जाएगा √2, तो √2 डिवाइडेड बाय 2 होता है ना, √8, √2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी बराबर है d 1/2 के। 84 द इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करनी है कि लेटस रेक्टम की इक्वेशन किसके बराबर है, और हमें गिवन है पैराबोला x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 y - 2 इज, कितनी होगी वो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अब सबसे पहली बात है, ये कहाँ लाई कर रहा है, कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है y एक्सिस पर, ठीक है ना, ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तभी x स्क्वायर समथिंग आ रहा है। इसका मतलब जो लेटस रेक्टम है ये अगर पैराबोला लाई कर रहा है ऑन y एक्सिस और पॉजिटिव आ रहा है तो इस तरीके का एक पैराबोला होगा, समझ गए बात। और यहाँ पर कहीं पर जो है ना इसका डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। और लेटस रेक्टम कौन सी इक्वेशन होती है, लेटस रेक्टम सॉरी कौन सी लाइन होती है, अगर ये इसका फोकाई है तो लेटस रेक्टम की खास बात ये है कि वो 2 पॉइंट्स ऑफ कोनिक सेक्शन को मिलाती है पैराबोला को, और वो पैरेलल होती है टू द डायरेक्ट्रिक्स। हमें इस की वैल्यू चाहिए कि ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है, तो सीधा सीधा ये y एक्सिस के अंदर आ रही है। अगर y एक्सिस के अंदर आ रही है तो हम ये इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y बराबर होगा a के, ठीक है ना, पॉजिटिव में आ रहा है तो y सीधा सीधा a के बराबर होगा। a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 1 के बराबर, ठीक है ना, और y बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से गिवन है ना पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा बराबर y - 2 के, y - 2 इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1 + 2 और 1 + 2 बराबर हो जाएगा 3 के, तो ये बराबर आ जाएगा a y - 3 इज इक्वल टू 0 के। क्वेश्चन नंबर 85, अगर एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है तो बन जाता है एक हाइपरबोला के बराबर। 86 द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ठीक है, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है, तो मे बी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिनको आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़े। तो हमें एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन चाहिए जिसका डायमीटर जो है वो इस के लेटस रेक्टम के बराबर है, ठीक है ना। तो अभी कुछ ऐसा होगा कि ये जो है ना, ये आ रहा है पैराबोला हमारे पास ऐसे करके ना, x² इज इक्वल टू 4y, कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। तो कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है, और जिस सर्किल की हम बात कर रहे हैं ना
अच्छा, और ये ऐसे करके आ रहा है ओरिजिन, ठीक है, वर्टेक्स इसका लाई कर रहा है ओरिजिन के ऊपर, देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है। अब ये फॉर एग्जांपल ये लेटस रेक्टम है, ये वाली, ठीक है, ये लेटस रेक्टम यहाँ से गुजर रही है, तो हमें पता लग जाएगा ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी, यहाँ से अगर इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, तो कंफर्म हो जाएगा कि ए की वैल्यू बराबर आ रही है 1 के। तो ये जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक्स एक्सिस में तो 0, ऐसे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,1, ठीक है ना, 0,a होता है तो 0,1 हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि जिस सर्किल की बात कर रहे हैं उसका जो डायमीटर है वो इसके लेटस रेक्टम के बराबर है, इस तरीके से। तो अब देखो हमें सेंटर पता लग गया, 0 और 1 आ रहा है सेंटर, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a के बराबर होती है, तो 4 इंटू 1 ये हो जाएगा बराबर 4 के। इसका मतलब जिस सर्किल की हम बात कर रहे हैं उसका डायमीटर 4 आ रहा है, और अगर डायमीटर 4 आ रहा है तो रेडियस इसका मतलब 2 के बराबर हो जाएगा। तो रेडियस 2 हो गया और हमारे पास सर्किल की वैल्यू मौजूद है। तो x माइनस एच 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन है। 87 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स फाइंड करना है तो वर्टेक्स जो है वो यहाँ से हमें पता लग जाता है कितना आ रहा है, ठीक है। तो वैसे जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए, और यहाँ पर क्या आता है एक्स माइनस एच, इस तरीके से। तो अगर मुझे वैल्यू चाहिए एच और के की, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी एच की वैल्यू, एच कॉमा के की वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगी 1 और 3। इस वजह से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स 1,3 के बराबर होगा, यानी कि सी के। क्वेश्चन नंबर 88, लोकस ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन इन द प्लेन। याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो फिर जो है ना वो लेक्चर जाके देखना पड़ेगा, कोनिक सेक्शन वाला। उसमें आपको पता है कि पी एफ डिवाइड बाय पी एम, ठीक है ना, एक पॉइंट का फोकस से फासला, ठीक है, फिक्स पॉइंट, जैसे यहाँ पे फिक्स पॉइंट लिखा हुआ है, डिवाइड बाय उसी पॉइंट का एक फिक्स लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से फासला अगर लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है ना, लेस देन 1 आ रहा है यानी कि इसका डिस्टेंस इससे कम आ रहा है, पी एफ का डिस्टेंस इससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 आ रही है। और एसेंट्रिसिटी जब लेस देन 1 होती है तो आपको मालूम है वो बन जाता है एक एलिप्स। 89, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज डिनोटेड बाय, जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर की खास बात ये है कि वो स्टार्ट होता है ओरिजिन से, और फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट P है, ठीक है ना, ये वो आ गया पॉइंट P, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का बन रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो O से लेके P तक का होगा, दिस वन। 90, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसका सीधा सीधा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, अगर ए का यूनिट वेक्टर चाहिए तो ए के वेक्टर को डिवाइड कराते हैं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर तो यही है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, यानी कि पूरा वेक्टर ए आ जाएगा, ऊपर तो इन्होंने ए ही लिखा हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा √3 के। इसका मतलब इसके साथ सिर्फ और सिर्फ √3 आना चाहिए, ये पूरी वैल्यू तो ए के ही बराबर है अपॉन √3 सी। 91, द वेक्टर्स, ये एक दूसरे के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इसको चेक करना पड़ेगा। और डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर ए डॉट बी का आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। आई प्लस 2j प्लस 3k, और इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है 2i प्लस 4j प्लस का 6k। डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा मेथड, आई वाली वैल्यू आई से मल्टीप्लाई होती है, जे वाली जे से, और के वाली के से। तो 1 2s are 2, 2 4s are 8, और 3 6 are 18। तो ये तो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये बात तो कंफर्म हो गई है। पैरेलल के लिए यूनिट वेक्टर चेक कर लेते हैं। इसका यूनिट वेक्टर अगर निकालें तो पता लग जाएगा क्या यूनिट वेक्टर आ रहा है इसका, ठीक है ना। अगर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 ये हो गया कितना 13, और 13 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास √14, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36। तो ये बन जाएगा कितना
2 का स्क्वायर 36 और ये तो बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, यूनिट वेक्टर भी इक्वल नहीं आ रहे। यूनिट वेक्टर इक्वल आने का मतलब कि ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह देंगे दीज आर नॉट पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 92, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, 2 पॉइंट्स, इनका मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट तो सीधा सीधा है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 और 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 8/2। तो 2 3 4 दिस मिड पॉइंट है, जो सीधा सीधा उसमें भी करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन में। 93 द कंपोनेंट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। z एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट है, अगर k लिखा होता तो उससे पता लगता k नहीं है, इसका मतलब उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है z में, तो c हो जाएगा 0। 94 द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ i। i वेक्टर की खास बात ये सिर्फ x एक्सिस में लाई करता है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, बाकी y और z तो 0 होते हैं, तो इसका मतलब 1, 0, 0। डायरेक्शन कोसाइंस i की वैल्यू 1 आ गई, बाकी y भी नहीं है और z भी नहीं है। 95 द डॉट प्रोडक्ट ऑफ i डॉट j। तो i डॉट j परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आंसर हमेशा बराबर आता है 0 के। हाँ, अगर i डॉट i करते तो 1 के बराबर होता, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमेशा 0 के इक्वल होता है। 95 इफ वेक्टर a b और c गिवन है तो वैल्यू ऑफ a डॉट b क्रॉस c फाइंड करना है। ठीक है ना, a डॉट b क्रॉस c, पहले b क्रॉस c निकाल लेते हैं। b क्रॉस c फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा i j and k, और पहले b की वैल्यूज आएंगी तो b की वैल्यू आएगी 2 4 6 और ये आ जाएगा 3 -1 1। एक्सपेंड करेंगे i के लिहाज से तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 1 4 और माइनस फार्मूले का +6। फिर ऑल्टरनेट साइन के साथ j को सेलेक्ट करेंगे, 2 1 2 और फिर माइनस का साइन आ जाएगा, 3 6 18। फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस का k और k के साथ आ जाएगा 2 1 माइनस का 2 माइनस फार्मूले का 4 3 12, ये आ गया 12। तो ये बन जाएगा 10i और प्लस का 16j। ठीक है, और हो जाएगा माइनस का 14k। नाउ a डॉट b क्रॉस c करेंगे। ठीक है, जो जो आंसर्स आए थे, तो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है i + 2j और प्लस का 3k। ठीक है ना, और इसका डॉट प्रोडक्ट अब इसके साथ मालूम कर रहे हैं। i वाली वैल्यू से 1 10 10, 2 16 ये आ जाएगा 32 और 3 × 14, 3 × 14 कितना हो जाएगा, 14 आ गया, 3 आ गया, 3 4 12 और 3 1 3, तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 10 - 10, 10 - 10 = 0। इसका मतलब इनका जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा C 0 के। क्वेश्चन नंबर 97, अगर एक यूनिट वेक्टर है a, देन द वैल्यू ऑफ a डॉट b इज। अगर a एक यूनिट वेक्टर है तो a डॉट b बराबर आएगा। वैसे a डॉट b बराबर होता है a डॉट b = ab cos थीटा के। अब कह रहे हैं इधर मैग्नीट्यूड आता है ना, अगर a का मैग्नीट्यूड 1 है तो इधर 1 आएगा, इधर आ जाएगा b, छोटे से शो किया हुआ है ना स्मॉल लेटर से, a डॉट b आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ b cos थीटा के बराबर, b cos थीटा के बराबर। क्वेश्चन नंबर 98, द प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b इज। a का साया जो b पर बने, a का साया जो b पर बने। तो देखो तरीकेकार क्या होता है, अगर हम लिखते हैं a डॉट b तो हम लिखते हैं सबसे पहले a का प्रोजेक्शन, सबसे पहले आता है जो वेक्टर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड, और फिर आता है दूसरे वेक्टर का साया जो पहले वेक्टर पे बने, यानी कि b का साया जो a पर बने, ऐसे लिखा जाता है ना इसको। ठीक है ना, तो अभी क्या बात हो रही है, अभी बात हो रही है कि हमें प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन टू b मालूम करना है। तो a ऑन टू b के लिए हमें इसको करना पड़ेगा b डॉट a = पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर आ जाएगा a का साया जो किस पर बन रहा है, b के ऊपर। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं बराबर किसके आएगा, तो याद रखो वो बराबर आ जाएगा क्लियरली, ये बराबर होता है ab cos थीटा के। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास ab और b इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब b डिवाइड हो जाएगा तो सीधे सीधा आंसर आएगा a cos थीटा के। a का साया b पे मालूम करना है तो बराबर आएगा a cos थीटा के। क्वेश्चन नंबर 99, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं,
अगर ये वैल्यू 4 के बराबर है, जब 1 से लेके 3 तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 3 से लेके 1 का आंसर जैसे ही हम जो लिमिट होती है उसको हम जो है वो रिवर्स कर देते हैं, तो वैल्यू का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से अगर इसका आंसर 4 आ रहा था तो अपोजिट करने पर आंसर आ जाएगा माइनस का 4। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई जेड कॉस z माइनस ई जेड साइन z इज, ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है इसको, तो ई जेड कॉस z और ई जेड साइन z इज, तो सबसे पहले तो ई जेड को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा कॉस z माइनस साइन z, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है लंबे क्वेश्चन तो होते नहीं है, प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ती हैं। प्रॉपर्टी ऐसे याद रखोगे कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी यहाँ पे ई एक्स लिखा हुआ हो और साथ में कोई फंक्शन लिखा हुआ हो और उसी के साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ हो, ठीक है ना, इस तरीके से था। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ये किसके बराबर आता है, ये पूरा फॉर्मूला बराबर आता है ई ए एक्स एज इट इज लिख देते हैं और वही फंक्शन उसके साथ साथ में आ जाता है और प्लस सी बन जाता है। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली इस्तेमाल करना है। तो देख लो, वैसे cos z का डेरिवेटिव जो है वो sin z होता है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि यहाँ पर जो फंक्शन लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव बराबर में लिखा माइनस साइन जी ना, फॉर्मूला में प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन जी आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ई जेड एज इट इज, और जो फंक्शन है हमारे पास cos z और प्लस सी, ई जेड cos z प्लस सी। ओके, तो ये थे हमारे वो क्वेश्चंस 100 एमसीक्यूज जिनको हमने प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। आप देखोगे फाइनल में इन 100 एमसीक्यूज जैसे ही एमसीक्यूज नज़र आएंगे और बहुत बेहतरीन किस्म के मार्क्स आ सकते हैं। 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आप लोग मैथ्स में गेन कर सकते हैं। कोई परेशानी है तो लिखना कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि वो भी इसकी प्रैक्टिस करें और उसका सवाब और इस अच्छी नीयत से आपका पेपर भी अच्छा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।